हेलो स्टूडेंट्स, मैं राज सर ट्रिपल एस कोचिंग सेंटर में एक बार आपका फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने बताया था, अभी हम क्लास 10th का साइंस का फर्स्ट चैप्टर हमने स्टार्ट किया था। फर्स्ट पार्ट हम पढ़ चुके हैं। अगर आपने फर्स्ट पार्ट को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगी, आप वहां से जाके फर्स्ट पार्ट को देख लीजिएगा, क्योंकि ये जो पार्ट है ये उसके आगे का ही कैरी किया गया है। ठीक है, तो ये सेकेंड पार्ट अब हम यहाँ पे आज पढ़ेंगे। फर्स्ट पार्ट में हमने वहाँ क्या पढ़ लिया था, बहुत सारी चीज़ें पढ़ ली थी हमने। वहाँ पे केमिकल इक्वेशन, फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज के बारे में पढ़ा था, केमिकल इक्वेशन के बारे में पढ़ा था, केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ा था, कितने टाइप के केमिकल रिएक्शन होते हैं, इक्वेशन बनते हैं वो पढ़ा था हमने, वर्ड इक्वेशन पढ़ा था। उसके साथ साथ हमने वहाँ पे उसका स्ट्रक्चरल रिएक्शन पढ़ा था। उसके साथ साथ हमने वहाँ पे क्या पढ़ा था, उसको बैलेंस करना भी सीखा था। ठीक है, अब ये जो सेकंड पार्ट है, इस सेकंड पार्ट में हम क्या पढ़ेंगे कि टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे। इसको पढ़ाने से पहले मैं आपको एक बार बता देना चाह रहा हूँ कि जो पिछली वीडियो में हमारी थोड़ी सी गलती हो गई थी, जहाँ पे मैंने आपको पढ़ाया था कि ब्रॉन्ज जो है वो कॉपर 70% और टिन 30% से मिलके बनता है, वो थोड़ा सा मिस्टेक था, वहाँ पे आप करेक्ट कर लीजिएगा। कॉपर उसमें 90% होता है और जो टिन होता है वो 10% होता है। ठीक है, जो मैंने आपको एग्जांपल बताया था वो ब्रास का बता दिया था। जो ब्रास है आपका वो कॉपर 70% और जिंक 30% से मिलके बनता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा मिस्टेक था, वो आप इसको सुधार लीजिएगा। अब हम आगे चलते हैं। अब हम यहाँ क्या पढ़ेंगे, आज टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे कि कितने टाइप के केमिकल रिएक्शन होते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे टाइप पढ़ेंगे हम। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का मतलब क्या है? कॉम्बिनेशन का मतलब पता है आपको, कंबाइन करना। कंबाइन करना मतलब जोड़ना। जब कोई दो मिलेगा और मिलके कोई नया बनाएगा प्रोडक्ट, तो वो क्या होगा, हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगा। इसी को मैंने यहाँ पे लिखा है। टू और मोर सब्सटेंस, चाहे वो एलिमेंट्स हो, चाहे दो एलिमेंट मिलके एक नया प्रोडक्ट बनाए, चाहे दो कंपाउंड मिलके एक नया प्रोडक्ट बनाए, तो वो हमारा क्या कहलाता है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहलाता है। ठीक है, अब देखो जैसे मैंने यहाँ पे दोनों का एग्जांपल लेके आपको शो किया है। जैसे एलिमेंट, रिएक्शन ऑफ एलिमेंट, एक हमारा कार्बन है, ये एलिमेंट है, और ऑक्सीजन भी हमारा एलिमेंट है। इन दोनों को हमने मिक्स किया, इन दोनों को लेकर रिएक्ट कराया, तो क्या बन गया, CO2 बन गया। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, ये कौन सा रिएक्शन है हमारा, ये बर्निंग ऑफ कोल है। कोल है हमारा, कार्बन कोल। कोल को हमने क्या किया, ऑक्सीजन में जलाया, तो क्या बन गया, CO2 गैस प्रोवाइड हुई। सिंपल से सोचो, लकड़ी जलाते हो आप, धुआं निकलता है, वो क्या है, हमारा CO2 है। ठीक है, कोयला जलाते हैं, ऑक्सीजन में जलाते हैं उसको, तो वो भी क्या निकलता है, CO2। वो क्या है हमारा, कौन सा रिएक्शन कहलाएगा, रिएक्शन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहलाएगा। ठीक है, अब ये एलिमेंट्स का रिएक्शन हो गया। तो अभी हमने एलिमेंट्स और कंपाउंड दोनों पढ़ा था, तो अब देखो दूसरा मैंने कंपाउंड का भी रिएक्शन आपका डाल दिया। रिएक्शन ऑफ कंपाउंड्स क्या है, CaO, क्विक लाइम। ठीक है, क्विक लाइम एक कंपाउंड है हमारा, इसको H2O वाटर के साथ हमने रिएक्ट कराया, तो क्या बन गया हमारा, स्लेक्ट लाइम बन गया, जिसको हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। और उसके साथ साथ उसमें क्या होती है, हीट प्रोवाइड होता है। अब इस एग्जाम्पल को आप डेली लाइफ के एग्जाम्पल से सोचो। कैसे, पुताई वाला चूना होता है, पहले के समय जब घर को पुताई करते थे वाइट वाले से, तो चूना लाते थे हम, वो जो चूना होता था उस चूने को हम कहते हैं क्विक लाइम। ठीक है, फिर उस चूने को लो एक बाल्टी में डाला और उसमें पानी मिला दिया। जब वो पानी मिला दिया तो वो क्या बन जाता है, स्लेक्ट लाइम बन जाता है। ये बिना बुझा हुआ चूना है और ये बुझा हुआ चूना होता है। ठीक है, स्लेक्ट लाइम बन गया। यही स्लेक्ट लाइम हमारा क्या कहलाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और एक चीज और ध्यान देना, जब भी आप उसको मिलाते हैं और उसको मिलाने के बाद घोलते हैं, तो उसमें क्या होता है, हीट प्रोड्यूस होता है, बुलबुले निकलते हैं, बहुत ही गर्म होता है। इतना गर्म होता है कि अगर आप हाथ डाल देंगे तो उतने समय हाथ आपके जलने की बहुत सारे चांसेस रहेंगे। ठीक है, तो ये आपका दोनों हो गया रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में एलिमेंट्स का भी रिएक्शन बता दिया और रिएक्शन ऑफ कंपाउंड्स भी बता दिया। अब एक चीज और आप सोचो कि देखा है आपने, जब पुताई होता है घर में, पुताई होने के बाद जिस दिन पुताई होती है तो क्या उसी दिन शाइनिंग आ जाती है? जिस दिन व्हाइट वॉश हुआ घर पे उसी दिन तो शाइनिंग नहीं आती ना। लेकिन 2-3 दिन बाद आप देखोगे तो क्या होगा, जहाँ पे व्हाइट वॉश किया है, सफ़ेद से पुताई किया है, वो क्या होता है, बहुत ही शाइन करने लगता है। तो ऐसा क्यों होता है, किस रीजन से ऐसा होता है? तो उसका रीजन भी यहाँ पे मैंने आपको क्या है, ये एक्सप्लेन किया है। ठीक है, शाइनिंग ऑफ वॉल्स आफ्टर व्हाइट वॉशिंग, 2 से 3 दिन के बाद जो शाइनिंग आती है वो क्यों होता है? क्योंकि जो हमने क्विक लाइम था, क्विक लाइम से हमने क्या बनाया था, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब जो एक कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मतलब हमने मिक्स कर लिया पानी में, अब उससे हम पुताई कर दिए। पुताई कर दिए तो वो हमारा क्या हो गया, खुले में है, तो खुले में रह के वो क्या करता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट कर जाता है, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके बना लेता है कैल्शियम कार्बोनेट, और उसमें
वाटर अलग हो जाता है। यही जो कैल्शियम कार्बोनेट है, यही रीजन होता है जो वॉल्स को शाइनिंग प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो इसकी वजह से ही क्या होता है, 2 से 3 दिन के अंदर कितना स्लो करता है, 2 से 3 दिन लग जाता है। तो 2 से 3 दिन के बाद जो हमारा जहां पे पुताई हुआ है वहां पे क्या होता है, शाइन ज्यादा हो जाता है। ठीक है, और एक चीज और ध्यान देना, जो मार्बल होता है हमारा, मार्बल का भी फॉर्मूला हमारा यही होता है, CaCO3, जिसको हम क्या कहते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं। ठीक है, तो इतने चीजें आप ध्यान रखना इसको। उसके बाद आता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या है, इसी का पार्ट है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में ही एक्सोथर्मिक का पार्ट है ये। अब इसको देखोगे क्या होता है, अ रिएक्शन इन विच हीट इवॉल्व, ऐसा रिएक्शन जिसमें क्या हो, हीट बाहर निकले। ठीक है, अभी हमने इसका एग्जांपल सिंपल सा आपको अभी ऊपर ही बताया था, कौन सा था, रिएक्शन ऑफ कंपाउंड्स वाले में। जब हमने क्या किया था, क्विक लाइम में वाटर ऐड किया था तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना था और हीट प्रोवाइड हुई थी, है ना। तो यही जो हीट है, हीट निकल रहा है कि चूने में हमने पानी डाला, पानी के बाद वो गर्म होने लगा, बुलबुले फेंकने लगा, यानी हीट निकलने लगा, तो वो हमारा क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहेंगे। ऐसा रिएक्शन जिसमें हीट इवॉल्व हो, हीट निकले, उसको हम क्या कहेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहेंगे। ठीक है, अभी एक्सोथर्मिक रिएक्शन को मैं और ढेर सारे डेली लाइफ के एग्जांपल से आपको समझा रहा हूं। अभी मैं आगे इसके समझाऊंगा आपको। जैसे रेस्पिरेशन है, एक रेस्पिरेशन भी क्या है, हमारा एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। ठीक है, इसके साथ साथ 1-2 रिएक्शन और हैं जो मैं अभी आपको आगे दिखा रहा हूं, जो भी क्या है, सारे एक्सोथर्मिक रिएक्शन को आपको और ज्यादा डेली लाइफ के एग्जांपल से अच्छे से समझ पाएंगे आप। ठीक है, तो एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन देखिए क्या था, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। एक और आता है हमारा एग्जांपल, नेचुरल गैस को जब हम बर्न करते हैं तो मेथेन है CH4, जब O2 के साथ इसको रिएक्ट कराते हैं, O2 में इसको जलाते हैं तो क्या होता है, CO2 प्रोवाइड होता है और H2O गैस बाहर निकलती है। ठीक है, इसमें भी क्या होता है, हमारा एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। अभी आपको थोड़ा कम समझ में आ रहा होगा, तो आप देखिए एक और, हमारा जो रेस्पिरेशन है, रेस्पिरेशन हम सांस लेते हैं, वो भी हमारा क्या है, एक्सोथर्मिक है। बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है 10th में, रेस्पिरेशन क्या है, एक्सोथर्मिक है एंडोथर्मिक है। अभी आपको एक्सोथर्मिक समझा रहा हूँ, आगे वाले में आपको एंडोथर्मिक भी समझाऊंगा। ठीक है, तो एक्सोथर्मिक क्या है, कैसे है रेस्पिरेशन हमारा, तो हम क्या खाते हैं, राइस खाते हैं, चावल खाते हैं, टोमेटोज खाते हैं, पोटैटोज खाते हैं, आलू वगैरह। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। तो कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, टूटता है तो ग्लूकोज के फॉर्म में बनता है, और ग्लूकोज क्या होता है, सेल के अंदर ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है, एनर्जी जनरेट कर रहा है, यानी एनर्जी निकल रही है उसमें। तो जब भी कोई चीज निकलता है तो वो क्या होता है, हमारा एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। इसीलिए हम रेस्पिरेशन को भी कंसीडर करते हैं एज अ एक्सोथर्मिक रिएक्शन में। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा डिकम्पोज ऑफ वेजिटेबल मटेरियल्स। जो घर में हम क्या करते हैं, जो भी वेजिटेबल को छीलते हैं, उनका वेस्ट मटेरियल बचा है, उसको अगर हम इकट्ठा कर लें तो वही हमारा मैन्योर बनता है ना। लेकिन अगर बहुत दिन तक इकट्ठा कर ले फिर उसको देखें तो उसमें से क्या होता है, बहुत स्मेल आता है, स्मेल के साथ साथ हीट भी, वो गर्म हो जाता है, हीट भी उसमें से भी क्या होता है, प्रोवाइड होता रहता है, गर्मी निकलती रहती है। तो यानी वो भी हमारा क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एक एग्जाम्पल है। ठीक है, इस तरीके से आपका पहला वाला पार्ट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में पहला हमने पढ़ लिया क्या, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में हमारा एक्सोथर्मिक रिएक्शन था। अब हम आगे पढ़ रहे हैं दूसरा वाला इसका। तो हम दूसरा डिकम्पोजिशन रिएक्शन पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, हमने पहला पढ़ लिया था कौन सा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन का मतलब क्या था, जुड़ना। डिकम्पोज का मतलब क्या होता है, टूटना। तो कोई एक जो हमारा प्रोडक्ट होगा, जो रिएक्टेंट होगा, वो 2-3 फॉर्म में टूट जाए तो उसका टूटना तो हमारा क्या कहलाएगा, डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहलाएगा। देखो बहुत सारे एग्जांपल दिया है मैंने। ठीक है, एक है हमारा पहला फेरस सल्फेट का एग्जांपल है। फेरस सल्फेट हमारा क्या हुआ, जब उसको हमने हीट दिया तो वो क्या हुआ, डिकम्पोज हो गया, किसमें, फेरिक ऑक्साइड में, और सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड में, ये क्या हो गया, डिकम्पोज हो गया। तो ये हमारा क्या हो गया, डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल हो गया। अब ये कहोगे भैया डिकम्पोजिशन रिएक्शन कैसे इतनी बड़ी बड़ी रिएक्शन याद करें, है ना। तो कुछ नहीं करना आपको, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का आपको याद था कौन सा, जहां पे हमने क्या किया था, क्विक लाइम में CO2 मिलाया था। क्विक लाइम हमारा क्या था, CO2 के साथ रिएक्ट करके क्या बनाया था, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट को ही लाइमस्टोन कहते हैं। अब यहाँ पे उसका उल्टा कर दो। ठीक है, उल्टा कर दो मतलब लाइमस्टोन को जब हमने हीट दिया तो किस फॉर्म में टूट गया, क्विक लाइम में और CO2 में। तो ये हमारा क्या हो गया, डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जांपल हो गया। और इजी सा एग्जांपल लेना है तो सबसे इजी होता है हमारा H2O, वाटर। वाटर को हमने क्या किया, हीट किया तो ये डिकम्पोज हो गया, किसमें, हाइड्रोजन अलग हो गया और ऑक्सीजन अलग हो गया। तो ये भी हमारा क्या हो गया,
डीकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल हो गया। अगर आप इसमें से कोई भी रिएक्शन ही लिख देते हो और इसके आगे आप ब्रैकेट बना के डीकम्पोजिशन रिएक्शन लिख देते हो तो आपका पूरा फुल मार्क्स मिलेगा इसमें, ठीक है। अब उसके बाद आता है, देखो जैसे एक ये सिल्वर क्लोराइड, ठीक है। सिल्वर क्लोराइड को जब हम सनलाइट में रखते हैं, सिल्वर क्लोराइड ले लीजिए चाइना डिश में, उसमें सिल्वर क्लोराइड रखिए और उसको सनलाइट में रखिए, कुछ देर बाद देखेंगे तो उसका कलर क्या होगा, चेंज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो डिकम्पोज हो जाता है, सिल्वर उसका अलग हो जाता है, क्लोराइड अलग हो जाता है। तो सनलाइट को वो एब्जॉर्ब करके वो किस में बदल गया, सिल्वर अलग हो गया, क्लोराइड अलग हो गया, तो ये भी क्या हुआ, डिकम्पोज हो गया। तो डिकम्पोज होने पे हमारा कौन सा रिएक्शन कहलाएगा, डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहलाएगा। अब इन सब में एक चीज ध्यान दो आप कि अगर इनको टूटना है, अगर ये सारे टूट रहे हैं तो कैसे टूट रहे हैं, कुछ ना कुछ एनर्जी ले रहे हैं, या तो हीट ले रहे हैं, या तो फिर लाइट सनलाइट ले रहे हैं, या तो इलेक्ट्रिसिटी लेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी के भी बहुत सारे एग्जांपल हैं। तो इनको कुछ ना कुछ चाहिए, हीट को कोई ना कोई एनर्जी गेन कर रहे हैं, एनर्जी गेन कर रहे हैं तभी टूट रहे हैं। तो ऐसे रिएक्शन जिसमें एनर्जी गेन हो तो उसको हम क्या कहेंगे, हम एंडोथर्मिक रिएक्शन कहेंगे। एक्सोथर्मिक में हमने क्या पढ़ा था, एनर्जी निकले, ठीक है, तो हमारा एक्सोथर्मिक था, ठीक है। और अगर एनर्जी गेन करके टूटे तो हमारा क्या कहलाएगा, एंडोथर्मिक रिएक्शन कहलाएगा, ठीक है। समझ में आपको, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन और इधर एंडोथर्मिक रिएक्शन, ये दो पार्ट हो गया हमारा टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन का। अब हम इसके आगे तीसरा पार्ट इसका पढ़ेंगे, ठीक है, ठीक है। तो अब हम तीसरा यहाँ पढ़ने जा रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बहुत आसान तरीका है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को समझने का, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिखा है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, अ हाई रिएक्टिव एलिमेंट्स डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स इन अ केमिकल रिएक्शन। अगर कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है उसमें जो हाई रिएक्टिव एलिमेंट्स होगा वो क्या करेगा, लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स को उसके प्लेस से डिस्प्लेस कर देगा, हटा देगा, वही हमारा क्या कहलाएगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाएगा। डेली लाइफ के एग्जांपल से समझो, जैसे मैं हूं, ठीक है, या मेरे सामने कोई एक पतला इंसान खड़ा है, मैं मोटा हूं थोड़ा सा, ठीक है, मेरे सामने कोई अगर पतला इंसान खड़ा है तो मैं उसको क्या करूंगा, उसको हटा के मैं उसकी जगह जा सकता हूं। क्यों? क्योंकि मैं उससे ज्यादा ताकतवर हूं। लेकिन क्या वो मुझे मेरी जगह से हटा सकता है क्या? नहीं हटा सकता है ना। तो मैं अगर उसको उसकी जगह से हटा दिया और उसकी जगह पे मैं आ गया तो ये क्या है हमारा, मैंने उसको उसकी जगह से डिस्प्लेस कर दिया, इसको हम क्या कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहेंगे, ठीक है। लेकिन अब वो बंदा कमजोर है, वो मुझे डिस्प्लेस नहीं कर सकता है ना, तो यानी वो मुझे हटा नहीं सकता। यही चीज हो रहा है यहाँ पे। देखो जैसे एग्जांपल दिया मैंने, आयरन को जब CuSO4 कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट कराते हैं तो आयरन क्या होता है, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन से कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है और खुद ऐड हो जाता है, ठीक है। इसको जब आप लैब में करोगे तो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन जब लेते हैं तो वो ब्लू कलर का होता है, ठीक है। उसमें एक नेल लो, आप कोई भी कील लो, उसको डाल दो, उसका कलर क्या होगा, चेंज हो जाएगा। क्यों हो जाता है? क्योंकि वो जो ब्लू कलर है वो किसकी वजह से था, कॉपर सल्फेट की वजह से था। अब उसमें हमने आयरन मिला दिया तो आयरन ने क्या कर दिया, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन से कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया। तो देखो क्या बन गया, अब ये Fe ने क्या किया, इसको उसकी जगह से हटा दिया और खुद ही यहाँ पे आके जुड़ गया। तो देखो यही चीज हुआ यहाँ पे, FeSO4 और प्लस Cu अलग हो गया बेचारा, है ना। ऐसे दूसरे में भी, अब जिंक है, जिंक भी क्या है, मोर रिएक्टिव है कॉपर के कंपैरिजन में, तो इसलिए जिंक भी क्या करेगा, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन से कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा। तो हमारा रिएक्शन बन जाएगा ZnSO4 प्लस Cu। ऐसे होता है हमारा लेड, Pb को हम लेड बोलते हैं, ठीक है। लेड भी क्या है, कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, तो लेड क्या करेगा, कॉपर क्लोराइड के इक्वेशन से इसको क्या करेगा, डिस्प्लेस कर देगा। तो ये क्या बन जाएगा हमारा, लेड क्लोराइड बन जाएगा और कॉपर डिस्प्लेस हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब लास्ट हमारा आता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी सेम ऐसा ही है, ज़्यादा कुछ नहीं है, बट इसको आप अगर लैब में करते हो तब आपके दिमाग में ज़्यादा रहेगा, ठीक है। क्या होता है इसमें कि जब हम सोडियम सल्फेट के सॉल्यूशन लेते हैं और बेरियम क्लोराइड का सॉल्यूशन लेते हैं, दोनों को आपस में मिलाते हैं तो क्या हो जाता है कि एक हमारा प्रेसिपिटेट बच जाता है। प्रेसिपिटेट मतलब एक इनसोल्यूबल पार्ट बच जाता है। दोनों लिक्विड था, दोनों का जब हमने मिक्स किया तो उसमें कुछ इनसोल्यूबल पार्टिकल्स आ जाएंगे। जैसे हमने पानी लिया, पानी में बालू डाल दिया, तो बालू क्या उसमें मिलेगा, क्या सैंड उसमें मिक्स होगा, क्या नहीं होगा ना, तो वो इनसोल्यूबल पार्टिकल्स है। सेम उसी की तरह क्या होता है कि जब हम सोडियम सल्फेट के सॉल्यूशन में बेरियम क्लोराइड को मिलाते हैं तो एक हमारा इनसोल्यूबल पार्टिकल बन जाता है, ठीक है। उसे हम बोलते हैं प्रेसिपिटेट बोलते हैं।
और उसमें फिर NaCl बाहर हो जाता है, ठीक है। अब ये इनसॉल्युबल पार्टिकल्स बना किसकी वजह से, है ना, तो जो हमारा प्रेसिपिटेट था वो किसकी वजह से बना, तो इसमें जो आयंस होते हैं रिएक्टेंट्स में SO4 है, इस पे डबल नेगेटिव चार्ज होता है, अब Ba पे डबल पॉजिटिव चार्ज होता है। तो रिएक्टेंट्स में जो आयंस है, आयंस के बीच में रिएक्शन होता है जिसके वजह से प्रेसिपिटेट बनता है, ठीक है। और ऐसा रिएक्शन, ऐसा इक्वेशन जिसमें प्रेसिपिटेट बनता है उसको हम क्या कहते हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। यानी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को हम क्या बोल सकते हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी बोलेंगे, ठीक है। तो समझ में आया, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में कुछ नहीं है, एक सिंपल सा एक लैंग्वेज में अगर हम करें बोले तो एक्सचेंज इन आयंस इन अ रिएक्टेंट्स, ठीक है, इन अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यानी किसी भी डिस्प्लेसमेंट, किसी भी रिएक्शन में अगर आयंस, रिएक्टेंट्स में आयन के बीच में केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो वो क्या होंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बनाएगा, ठीक है। इस तरीके से आपका ये पार्ट भी खत्म होता है। फर्स्ट पार्ट हमने पढ़ लिया था, वीडियो डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक है, ठीक है। सेकंड पार्ट ये आज हमने कंप्लीट किया है इसको। इसमें हमने क्या पढ़ा है, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन पढ़ा, 4 टाइप के केमिकल रिएक्शन पढ़ा। कौन कौन सा था, कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। बाकी का जो पार्ट है, बाकी का इसके आगे का जो है हम नेक्स्ट पार्ट में लाएंगे, ठीक है। थर्ड पार्ट आएगा उसका, आप इसको देख लीजिए, समझ लीजिएगा, वीडियो को पॉज करके भी एक बार समझ लीजिएगा। जहाँ पे आपको नहीं समझ में आता है तो आप अपना फीडबैक हमारे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं, ठीक है। बाकी अगर आपको वीडियो समझ में आती है, अच्छे से समझ में आ रहा है पढ़ाने का मेथड मेरा, तो फिर से वही वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी दबाइए, अपने दोस्तों को भी दिखाइए। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।